गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो टॉपिक या बेसिकली सब्जेक्ट जो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे वो कौन सा आपका जेनेटिक्स। ठीक है। और सबसे पहले हम जेनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? मेंडेलियन जेनेटिक्स या जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल थे जेनेटिक्स के वो बेसिकली किसने दिए थे? आपके मेंडल ने। ठीक है। देखो क्या ना, बेसिक पहले आपको क्रॉसिस का पता होना चाहिए। क्योंकि जो आप थ्रू आउट जेनेटिक्स यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस। ठीक है। चाहे वो जब आप पैडिग्री एनालिसिस पढ़ोगे या और कहीं पे भी क्रॉसेस के बारे में पढ़ोगे, बट पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे मंडेलियन जेनेटिक्स जो है उससे हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर होते हैं, क्योंकि इन्हीं मैंडल ने जो लॉज दिए थे या जो प्रिंसिपल्स दिए थे उन्हीं को हम डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। हाँ, ये भी है कि कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं भी होते हैं, जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमें थोड़ा यहाँ पर बेसिक एज वी नो कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था। ठीक है। तो ही वर्कड ऑन पी प्लांट, दैट इज पाइजम सेटिवियम। और ही टुक डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है। जैसे डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, जैसे हम पहले ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड वन बाय वन हम उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे। जैसे एक टर्म होती है जीन, एक टर्म हम क्या यूज करते हैं? एलील। ठीक है। जीन क्या होता है, एलील क्या होता है? एक हम बोलते हैं डोमिनेंट, एक हम बोलते हैं आपका रिसेसिव। ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है? फिर हम क्या यूज करेंगे टर्म, जैसे होमोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है? ठीक है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। फिर जैसे आपका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस कराएंगे। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आपका? डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। मोनो होता है जिसके अंदर हम सिंगल करेक्टर एट ए टाइम लेके चलते हैं, मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इसके अलावा जैसे टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस? एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टर्मिनोलॉजी जो है वो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में यूज करेंगे। ठीक है। और भी जैसे F1 जनरेशन क्या होती है, F2 क्या होता है, F3 क्या होता है? ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे, F1, F2, F3। ठीक है। अब सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जीन और एलील। जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील? मतलब एलील हम किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं एलील? या एलील्स क्या होती हैं? हम्म। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जीन है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कितनी एलील्स हो सकती हैं? एक जीन की मैक्स कितनी एलील्स हो सकती हैं? तो क्या आंसर आप दोगे? हम्म।
एक जीन की जो मैक्सिमम एलील्स हो सकती हैं वो हो सकती हैं इनफाइनाइट। क्या हो सकती हैं? इनफाइनाइट। देखो एलील वर्ड का मतलब क्या होता है ना, एलील्स, एलील वर्ड या एलील्स का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील वर्ड का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। कि किसी भी जीन की कितनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है। देखो क्या होता है ना, जैसे हम जनरली ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं कि वो डिप्लॉयड है। ठीक है ना। हाँ ये जरूर है कि क्या पता एट ए टाइम उसके अंदर कोई भी दो एलील है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा कि जैसे मेरे पास एक जीन है, ठीक है, जैसे ये एक जीन है। ऑब्वियसली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लो जीन के अंदर म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ गया, कोई न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो गया। अब मान लो यहाँ पे चेंज आया। ठीक है, इसी जीन में यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे चेंज आया, और मान लो एक चेंज हमने शो कर दिया, यहाँ पे चेंज आया। अब ये सारी की सारी क्या है? ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन की। जैसे एक जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन हुई, तो जो नया जीन बना है वो उस जीन की एलील है, या वो दोनों आपस में ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ठीक है ना। तो एलील का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब हम ये कहते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड है। जैसे आपने लिख दिया कि ये ए है, ये ए प्राइम है, ये आपने इसको लिख दिया ये ए डबल प्राइम है, ये ए ट्रिपल प्राइम है। ठीक है। अब किसी भी पर्सन के अंदर एट ए टाइम दो एलील होंगी। अब वो दोनों सेम भी हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब है तो टोटल चार ना, बट चार में से एट ए टाइम किसी पर्सन के अंदर कोई दो होंगी। ठीक है। अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, दोनों ए भी हो सकती हैं, दोनों ए प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों ए डबल प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों ए ट्रिपल प्राइम भी हो सकती हैं। तो वो तो फिर एक ही हुई उसके अंदर, क्योंकि अगर दोनों सेम है। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर उसके अंदर दो एलील हैं। ठीक है ना। जैसे हम मल्टीपल एलील्स की बात करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर, जैसे उसमें भी हम तीन एलील बोलते हैं, बट एट ए टाइम पर्सन के अंदर दो ही हैं। ठीक है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जीन की मैक्सिमम कितनी एलील हो सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट है। देखो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना और पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है ना। अगर आप कह रहे हो कि एक जीन है, जैसे अब ऑब्वियसली हमारे अंदर एक क्रोमोसोम का पेयर है, जैसे ये एक पेयर है। ठीक है। तो ऑब्वियसली एक जीन यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी। ठीक है, हमारे अंदर तो दो ही है ना क्रोमोसोम। अब दोनों एलील सेम भी हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है। तो दोनों सेम है तो उस पर्सन के अंदर एक ही एलील है। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब उसके अंदर दो डिफरेंट एलील है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, जब आप पॉपुलेशन लेवल पे बात कर रहे हो, तो देर कैन बी मल्टीपल एलील्स। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप किस चीज को स्टडी कर रहे हो। ठीक है। तो एक जीन की मैक्सिमम इनफाइनाइट। एलील का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, और एलील हमेशा यही शो करते हैं, जैसे ये जीन है बिल्कुल उसके सामने। ठीक है। मतलब उसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत बस उसके सीक्वेंस में डिफरेंस है। दैट इज वाई इट इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। और ये जनरली हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे हमारे अंदर कोई क्रोमोसोम 1 है, तो अगर उस पर ये जीन है तो बिल्कुल उसके सामने मैं दिखाऊंगा। ये नहीं है कि इधर उधर मैं एलील को दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एलील्स क्या होती हैं? आपकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है। अब देखो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ना कि एलील्स क्या होती हैं। तो अब नॉर्मली वही होता है ना, बच्चे दो इसलिए बोलते हैं कि उनको लगता है कि बस दो ही हैं, क्योंकि अभी जैसे हम पढ़ेंगे जो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो हम एक करके लेके चलेंगे, तो उसके अंदर आप दिखाओगे दो एलील। ठीक है। अब डाई हाइब्रिड होता है तो उसमें आप दो पेयर लेके चल रहे हो, बट वही ना एक जीन की तो आप जनरली दो ही एलील शो करोगे। जैसे अभी हम करेंगे, मान लो टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करा रहे हैं, तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। ठीक है। आपने राउंड और रिंकल्ड का करा लिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया। तो ऐसा नहीं होता है। वो तो चलो मेंडल ने जो भी क्रॉसेस कराए उसने जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए, जैसे टोल्ड वाफ लिया, अभी हम देखेंगे जैसे उसने राउंड और रिंकल लिया, तो अलग अलग टाइप के उसने ट्रेट्स को स्टडी करा। तो एट ए टाइम एक इंडिविजुअल के अंदर क्या पता, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि जैसे ये भी मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो आपके पास एक जीन है। ठीक है। मान लो मैंने आपको कह दिया कि उस जीन की, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया उस जीन की मान लो 10 एलील्स हैं, या चलो इस तरह से नहीं पूछते।
जैसे आप मान लो, ये मान के, क्योंकि मान लो एक नंबर ऑफ पर्सन के चलते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। आपने कह दिया कि मान लो 10 मेल है और 5 फीमेल है, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि एक जीन है, ठीक है। तो अगर 10 मेल और 5 फीमेल है, तो मैक्सिमम कितनी अलील उनके अंदर हो सकती हैं? मतलब एक जीन की मैक्सिमम कितनी अलील्स आपको देखने को मिलेंगी 10 मेल और 5 फीमेल के अंदर? मैक्सिमम एक जीन की कितनी अलील आपको देखने को मिल सकती हैं? क्या आंसर होगा? एक जीन है और 10 मेल है, 5 फीमेल है, तो एक जीन की मैक्सिमम कितनी हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने को मिल सकती हैं? कितनी होंगी? अब देखो ना, आप ये मान के चलो कि जो एक मेल है उसके अंदर दो एलील हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर भी दो हैं, बट वो डिफरेंट है। सभी के अंदर डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली हर एक मेल के अंदर, क्योंकि डिप्लॉयड होगा ना, तो आप इसको लिखोगे 10 × 2 और इसको क्या लिखोगे 5 × 2। तो एक जीन की मैक्सिमम कितनी अलील बन गई? 30। क्योंकि हम मैक्सिमम में ये मान के चल रहे हैं ना कि हर एक पर्सन के अंदर जो जीन की अलील्स या ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, वो दूसरे वाले में नहीं है, दूसरे वाले में और कोई है, तीसरे वाले में कोई और है, तभी तो मैक्सिमम आएगा ना। अगर वैसे बात करें, अगर मिनिमम की बात करें, तो एक ही होनी चाहिए कि एक ही जीन है और वही सभी के अंदर है, ठीक है। मतलब उसमें कोई, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ही नहीं। आप मान के नहीं चल रहे कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, कि जैसे हम लिख दे कैपिटल ए कैपिटल ए, सारों में कैपिटल ए ही है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो 30 हो सकती हैं, ठीक है। आया समझ में ये? तो ये क्लियर होना चाहिए आपको ना, एलील्स मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको कहा जीन है उसमें म्यूटेशन हो गई, तो जो नई फॉर्म बनी है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द एलील। अगर एक जीन में कुछ चेंज आया है, जैसे आप जब भी कहते हो ना, कोई भी हम डिजीज की बात करते हैं, कुछ भी बात करेंगे, आपने कहा कि ये जीन में चेंज आया, तो जो न्यू फॉर्म ऑफ जीन है वो आपस में क्या है? एलील है, ठीक है। ये आगे देखो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी। देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक क्रॉसिस की नॉलेज, बेसिक प्रोबेबिलिटी की नॉलेज, ये होगी तो जेनेटिक्स में। क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप सोचो कि जो डायरेक्ट आप पढ़ रहे हो वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या है कि दे विल क्रिएट न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बट वही है ना, आपको बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। सेल बायो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट था, उसमें याद करने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, उसमें लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि, जैसे अब आपको एलील की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एलील का मतलब क्या है। जैसे अब आपको एक होता है ना डेफिनेशन, होते हैं कि चलो डेफिनेशन पढ़ ली, कि क्योंकि वही कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं तो सब दो बोल देते हैं। पेपर में एक जगह क्वेश्चन आया था, पता नहीं टिफर के एग्जाम में आया था, तो एक जीन की कितनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती हैं, तो उसका आंसर था इनफाइनाइट। हाँ, अगर एक इंडिविजुअल में बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर दोनों सेम है तो एक ही एलील है, अगर दोनों डिफरेंट है तो उसके अंदर दो हैं, ठीक है। अब मेंडल ने एज भी नो की 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। जैसे सीड शेप ली थी उसने। अब सीड शेप के अंदर, सीड शेप कैसी होती है आपकी? राउंड और रिंकल्ड। तो एक ट्रेट डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। सीड कलर की बात करें तो येलो ग्रीन। अब ये बच्चे गलत कर देते हैं, सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि ना हम जो मटर खाते हैं वो ग्रीन वाले होते हैं। अब वो मेंडल जहाँ पे भी काम कर रहा था, वहां के जो मटर थे वो उसमें येलो ज्यादा थे, ठीक है। और ग्रीन क्या थे? कम थे। पोर्ड शेप की बात करें तो फुल कंस्ट्रिक्टेड। पोर्ड कलर की बात करें तो ग्रीन येलो, पोर्ड की कलर ग्रीन ही डोमिनेंट थी, ठीक है। फ्लावर कलर की बात करें तो वॉयलेट वाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल या टर्मिनल, ठीक है। और स्टेम हाइट की बात करें तो टोल या डॉफ। दीज आर द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। अब हमने क्योंकि जो उसने क्रॉसेस कराए थे, एक्चुअली क्या था ना, मैंडल के काम को उस टाइम पे तो रिकग्निशन मिली नहीं थी, क्योंकि मैंडल ने थोड़े मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की बात करी। ही ही टॉक अबाउट, जैसे आज तो जिसे हम जीन्स बोलते हैं उसको उसने फैक्टर्स बोला, कि जो फैक्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो भी उसके कंटेम्प्रेरीज थे या जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे, तो दे आस्क द क्वेश्चन कि ये जो फैक्टर्स की आप बात कर रहे हो, ये फैक्टर किसके बने हुए हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं।
सो इन क्वेश्चंस के कोई भी आंसर नहीं थे मेंडल के पास, क्योंकि उस टाइम पे क्रोमोसोम ही नहीं दिखता था। तो ये तो जब माइक्रोस्कोपी आई फिर पता लगा कि क्रोमोसोम होता है। और जीन फैक्टर्स की मेंडल बात कर रहा था, एक्चुअली वो जीन्स होती हैं और वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो उस टाइम पे तो रिकग्निशन नहीं मिली थी, बट बाद में मेंडल के वर्क को रिकग्निशन मिली। ठीक है। तो ये हमें ट्रेड्स याद रखने हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। ठीक है। और ये जितनी भी मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, सो वन बाय वन, जैसे डोमिनेंट रिसेसिव तो मुझे पता लग गया कि डोमिनेंट का मतलब जो ट्रेट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, रिसेसिव जो कम देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो क्रॉसिस से ही हम इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक क्रॉस पढ़ते हैं, विच इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम एक क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा क्रॉस है आपका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने जैसे आपको बताया, इसमें हम सिंगल करेक्टर को लेकर ही चलते हैं। ठीक है। जैसे हम सिंपल क्रॉस कराते हैं टॉल और ड्वार्फ के बीच में। ठीक है। एक हमने टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया। तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन जो होता है वो जाके किस पे फॉल करता है, स्टिग्मा पे। जैसे टॉल वाला जो है, मान लो उसको हमने शो कर दिया कि वो फीमेल है, और ड्वार्फ क्या मान लो मेल है। ठीक है। अब इसको अगर हम शो करें जैसे मान लो, क्योंकि जो जीन वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है। जैसे इसको मैंने ऐसे शो करा कि देर इज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और अभी हम इसको होमोजाइगस टॉल लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों एलील क्या है, सेम है, कैपिटल टी कैपिटल टी। और डवार्फ को मैं क्या दिखा रहा हूं, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। ऑब्वियसली जब भी मतलब जब रिप्रोडक्शन करानी है, जब भी फ्लावरिंग प्लांट्स में या जो भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होनी है, तो आपको पता है कि यहाँ से गैमिट बनेगा। अब गैमिट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल टी। ठीक है ना। और इधर जो गैमिट आएगा उसमें क्या आएगा, स्मॉल टी। ठीक है। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे कैसे आएंगे, टॉल, बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ठीक है। और जिसे आप जनरली लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हो, कि मैंडल ने अलग अलग लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट करती हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात तो हम डायहाइब्रिड क्रॉस में करेंगे। ठीक है। अब देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना है। अब यहां से जो गैमेट है वो दो टाइप के बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर दोनों सेम होते हैं तो एक ही टाइप का बनेगा, क्योंकि सभी गैमेट्स में कैपिटल टी आएगा। तो ऑब्वियसली अगर दोनों एलील सेम होती हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका हेट्रोजाइगस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका हेट्रोजाइगस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमने क्या करानी है, इसकी सेल्फिंग। ठीक है। अब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग का मतलब क्या है, कि हमने इसको इसी से क्रॉस कराना है। मतलब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे, तभी आपके पास F2 जनरेशन आती है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने किससे क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हम इसको ऐसे पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में दिखा देते हैं, क्योंकि आप दोनों तरफ से टू टू टाइप ऑफ गैमेट आएंगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बन गया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब इस केस में अगर मैं रेशियो लिखूं, कि जो आपकी जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप यहाँ पर तीन टाइप के आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो कितनी आई, 1:2:1। एक कैपिटल टी है, टू कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है, तो 1:2:1। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक रेशियो की, तो यहाँ पे टॉल कितने आए, 3, और डवार्फ आया 1। तो टॉल और डवार्फ की रेशियो कितनी होगी, 3:1, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है ना, हमने ये जो रेशियोज आती हैं, इसको हमने एज ए प्रोबेबिलिटी मानना है, कि अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे हो, तो 3/4 चांसेस हैं
कि टॉल आएगा, ठीक है, और 1/4 चांसेस हैं कि ड्वार्फ आएगा। इन रेशियोज को हमने क्या मान के चलना है कि ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, जब भी आप जेनेटिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको सैंपल साइज बड़ा लेना होता है। जैसे मान लो आपको कि आपने मान लो एक एक पी लिया, ठीक है, जैसे आपने मान लो एक एक रैंडमली एक पी लिया, ठीक है, मान लो मैंने यही क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लो उसमें से जो आपका पी, तो उसमें से जब हमने जो सीड्स को निकाला, तो मान लो उसमें क्या था, उसमें मान लो 6 सीड्स थे, ठीक है। जैसे आपका ये पी है, इसमें से आपने सीड्स को निकाला, जैसे ऑब्वियसली इसमें सीड्स हैं। अब इसमें मान लो 6 सीड्स हैं, मतलब चलो जितने भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 दिखा दिए, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब आप जैसे अब 3:1 के हिसाब से चलो, जैसे आपने कहा कि चलो हम इसमें से कोई भी 4 सीड लेते हैं, ठीक है। अब देखोगे ना, अगर सैंपल साइज छोटा है, अब 4 सीड लोगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटी आ सकती है। आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 में से 3 टॉल होने चाहिए, एक ड्वार्फ होना चाहिए। दिस इज समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग। बट क्या ना, क्या पता चारों के चारों टॉल आ जाए, चारों ड्वार्फ आ जाए, 2 टॉल 2 ड्वार्फ आ जाए, ये तो आपको इनको ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप देखो ना यहाँ पर, आपको जो इसने एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, जो आपको देख रहे हो ना F2 रिजल्ट, इसमें नंबर देखो कितना है। जैसे उसने लिखा ना 54741806222001। ऐसा नहीं है कि आपको सैंपल साइज बड़ा लेना होता है, तभी आप मतलब ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो देखो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर लाइक रैंडमली हो रही हैं, क्योंकि कुछ भी कंट्रोल नहीं है ना। जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, गैमेट्स बन रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज रैंडम, ठीक है। बट ये नहीं ना कि आप सोचो कि मैं छोटा सा सैंपल साइज लूं, मैंने 4 सीड लिए, क्रॉस मेरे को यही बता रखा है कि क्रॉस यही है, और चलो 6 की जगह मान लो इसमें सीड ही 4 है, तो ऐसा नहीं होगा कि 3 टॉल एक ड्वार्फ ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम इसमें अब आगे जैसे कॉइन टॉसिंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, तो हमें पता है कि हेड आने के चांसेस भी हाफ हैं, टॉल आने के भी हाफ हैं। आपने कॉइन को मान लो 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। अब यू आर एक्सपेक्टिंग कि 5 बार हेड आए, 5 बार टेल आए। बट आने को ऐसे हो सकता है, क्या बता, 8 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, या 4 बार हेड आ गया, 6 बार टेल आ गया। ये सैंपल साइज छोटा है, ठीक है। या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सारे के सारे हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मान लो आप 10 बार कर रहे हो, लेकिन आप ये कहोगे मैंने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस करा और 1000 की 1000 बार हेड आ जाए, इसके चांसेस तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो सैंपल साइज छोटा होता है ना, तो देर में भी जो आप रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट मे नॉट फिट इनटू दैट रेशियो, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे भी सही। एक काई स्क्वायर टेस्ट होता है जो हमें ये बताता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट आया है, कि उसको कितनी डेविएशन तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन रेशियो को हमने क्या मान के चलना है कि ये रेशियोज क्या आपकी प्रोबेबिलिटी, 3/4 चांसेस आए टॉल आने के, 1/4 चांसेस आए ड्वार्फ आने के, ठीक है। अब जैसे अब हम जैसे अब ये टर्म्स देखते हैं, जैसे अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ आ गया, जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो, अभी हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ा है। अब जैसे ये और F1 F2 अभी हमने देखा है। अब यहाँ पर जैसे 2-3 टर्म्स हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? हम्म, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस में? पढ़ी नहीं जेनेटिक्स पहले? हम्म, टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस किसके साथ कराते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। क्रॉस किसके साथ कराना? होमोजाइगस रिसेसिव। इसको कराने के पीछे मोड क्या होता है? जैसे आपने कहा कि अब मुझे जैसे ये पता है कि जो कैपिटल टी है वो भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, क्योंकि दिखने में तो दोनों ही टॉल है ना। अब कैसे पता करेंगे वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस है? तो अगर मैं
कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराऊं तो सारे टोल आएंगे। अगर तो टोल को टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अगर सारे टोल आ रहे हैं, इसका मतलब वो होमोजाइगस टोल है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराऊंगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टोल और ड्वार्फ दोनों आएंगे। इसमें टोल और ड्वार्फ आपके दोनों आएंगे। जैसे आपने लिखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अभी इस केस में टोल और ड्वार्फ दोनों आ रहे हैं। अगर टोल को टेस्ट क्रॉस करने के बाद टोल ड्वार्फ दोनों आ रहे हैं तो मतलब वो हेटेरोजाइगस टोल है। लेकिन अगर सारे टोल ही आ रहे हैं, इसका मतलब वो होमोजाइगस टोल है। ठीक है। इसमें आप देखो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आती है। जैसे आपकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कितनी है, 1:1, और फिनोटिपिक रेशियो भी कितनी है आपकी, 1:1। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या आ रही हैं आपकी, सेम। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो बोथ आर सेम। ठीक है। अब देखो ना, क्रॉस पे डिपेंड करता है। अब अगर ये क्रॉस है, अब इसमें देखो क्या होगा कि टोल आने के चांसेस कितने हैं, 1/2, क्योंकि टोटल 2 हैं। टोटल 4 में से 2 टोल हैं, तो 2/4 1/2 है। तो टोल आने के चांसेस 1/2 हैं, ड्वार्फ आने के चांसेस भी कितने हैं, 1/2 हैं। तो क्वेश्चन में ना आपने क्रॉस देखना होता है, क्रॉस के हिसाब से रिजल्ट होता है। जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल को कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया, तो 3/4 टोल 1/4 ड्वार्फ। लेकिन अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से करा रहे हो तो हाफ टोल हाफ ड्वार्फ। ठीक है। अब जैसे क्या एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे उसने आपको कहा कि आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया। ठीक है। और मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 5 सीड्स को कलेक्ट किया। ठीक है। वो कह रहा है कि जो 5 सीड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से, अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चांसेस। अब वो है ना, होने को तो क्या हो सकता है कि पांचों टॉल भी दे सकते हैं, पांचों डॉफ भी हो सकते हैं, और कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसने मेरे से पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से जो 3 सीड है वो टॉल वाला फिनोटाइप दे, और जो 2 सीड्स हैं वो डॉफ वाला फिनोटाइप दे। 3 टॉल वाला फिनोटाइप दे और 2 डॉफ वाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 टॉल 2 डॉफ। देखो पहले तो आपको जो हमें पता होना चाहिए, अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहे हो तो टॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। ठीक है। और डवाफ आने की 1/4। ठीक है। पहले तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। अब बात ये आ रही है कि देखो प्रोबेबिलिटी कब निकाली जाती है, जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब दैट इवेंट विल नॉट टेक प्लेस, एंड 1 का मतलब यू आर 100% श्योर कि वो होगा। अब देखो ना, आप 5 सीड ले रहे हो। इफ यू जस्ट इमेजिन कि देर वुड बी ए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पांच पांच के 5 टॉल हो सकते हैं, 5 डवाफ हो सकते हैं, 4 टॉल 1 डवाफ हो सकता है, या 4 डवाफ 1 टॉल हो सकता है, 3 टॉल 2 डवाफ, या क्या हो सकता है 2 टॉल 3 डवाफ। देर देर कुड बी सो मैनी कॉम्बिनेशन, बट मेरे को ये चाहिए कि 3 सीड जो है वो टोल वाला फिनोटाइप दे और 2 डॉफ वाला। अब इसके भी हमें कॉम्बिनेशन निकालने पड़ते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं वैसे ही लिखूं कि जैसे मान लो क्या आपके पास 5 सीड है, मान लो पहले वाले ने टोल दे दिया। ठीक है। फिर दूसरे वाले ने भी टोल दे दिया। ठीक है। तीसरे वाले ने टोल, फिर 2 डॉफ। एक ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, या ऐसा कि टोल डॉफ टोल डॉफ टोल। अब ऐसे तो हम निकालने नहीं बैठेंगे ना कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 डवाफ आ गए फिर 3 टॉल आ गए। तो हमें कॉम्बिनेशन निकालने पड़ते हैं, जो मतलब मैं चाहता हूँ। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हमें कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, एनसीआर। एनसीआर
और P यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है जैसे हम टॉल होने की ले रहे हैं, और Q यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं डॉफ होने की। ठीक है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो आपको चाहिए 5 में से 3 क्या चाहिए, टॉल, 5 में से 3 टॉल। तो जो आर लिया है, मतलब टॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी लिया है, 3/4, और ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी आपने कितनी लिया है, 1/4। हमें इस 5C3 को सॉल्व करना पड़ेगा। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, एन इंटू n-1, n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 1। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 1। ठीक है, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो इट विल बी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आ जाएगा 120। आपने कहा मैंने 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो सिंपली आप उसको 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। दैट इज 6 × 120, कितना आ जाएगा आपका, 720। तो किसी भी नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल निकालना है, तो वो नंबर और -1 फिर -2 ऐसे से चलते जाओ। ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए वो आपकी इस फॉर्मूले से आएगी, मतलब पहले आपने कॉम्बिनेशन निकालने हैं और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ कि 5C3 कितना आएगा, और फिर 3/4 की पावर क्यूब और 1/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 5C3 क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया 27/64, और ये हो गया 1/16। अब 5 फैक्टोरियल 120 आएगा, तो 120/6, 3 फैक्टोरियल 6 होगा इंटू 2, तो ये तो 10 आ गया, तो इंटू 27/64 इंटू 1/16, मतलब ये तो 10 हो गया। और 270 को हमने किससे डिवाइड करना है, 64 × 16, तो ये आंसर यहां से कितना आ रहा है आपका, हम्म हम्म ये 1024 आ रहा है। आप सीधा भी ये कर सकते हो ना, 4 पावर 5 भी लिख सकते हो। 64 × 4 होता है 256, 256 × 4 कितना होगा, 1024। तो ये आंसर कितना आ रहा है, 0.26। ये प्रोबेबिलिटी है कि 3 टॉल हैं 2 ड्वार्फ। ठीक है। अब इसमें जैसे आप एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमने जैसे 3 टॉल लिए हैं, तो हम ये भी तो ले सकते थे कि 2 ड्वार्फ हो। अब देखो, अगर मैं 2 ड्वार्फ वाला भी केस यहाँ पे लिख दूं, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को 5C2 लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी मुझे लिखनी पड़ेगी ड्वार्फ की, वो कितनी है, 1/4 का स्क्वायर और 3/4 का क्यूब। अगर आप 5C2 को भी सॉल्व करोगे ना, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वो भी 10 ही आएगा। तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। आप 5 में से चाहे 3 टॉल की बात कर लो, देखो बात तो वही है ना कि 5 में 3 टॉल है तो 2 ड्वार्फ हैं, 5 में से अगर 2 ड्वार्फ हैं तो 3 टॉल है। तो आप चाहे 5C3 लो चाहे 5C2 लो, दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि ये भी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 5 - 2 करोगे। बट प्रोबेबिलिटी फिर आपको उसी हिसाब से लेनी है, 1/4 का स्क्वायर लेना है, 3/4 का क्यूब, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि थोड़ा गेट वगैरह के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो एक और सिचुएशन है, मैंने अभी, देखो आपको ना क्वेश्चन में ये जरूर देखना है कि क्रॉस कौन सा है। अगर यही क्रॉस मैं कैपिटल टी स्मॉल टी से कराता, फिर क्या होता, टोल आने के चांसेस कितने होते हैं, 1/2। ड्वार्फ आने के चांसेस भी कितने होते हैं, 1/2। और सेम क्वेश्चन होता कि 5 सीट कलेक्ट करे, 3 टोल और 2 ड्वार्फ। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, वो तो 5C3 रहेगा, लेकिन टॉल होने की प्रोबेबिलिटी भी आपको यहाँ पे हाफ लेनी पड़ेगी और ड्वार्फ होने की भी हाफ।
ठीक है, अब 5C3 हमने कितना निकाला था, 10, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 1/3 की पावर 1/2 और 1/2 की पावर 2, यहां पर कितना आएगा 2, तो 1/2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10/32, दैट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन जेनेटिक्स के अंदर पहले आपको ना क्रॉस समझना होगा, ठीक है। यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस, ठीक है। यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशंस। जैसे अभी तो आप पी प्लांट की बात कर रहे हो, आगे जब आप ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ोगे, वहां तो जीन्स के नाम ही अजीब अजीब से लिखे होते हैं, ठीक है। तो जीन को प्रेजेंट करने का जो नोटेशन है वो चेंज होगी, बट जो बेसिक्स हैं कैसे क्रॉस कराना है, ठीक है। अब ये नहीं ना कि मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया तो बस यही रेशियो होती है। ये तो हमें समझाने के लिए इट डिपेंड्स ऑन द कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या है। जिस हिसाब से पेरेंट का जीनोटाइप होगा, उसी हिसाब से आगे जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो आती है। अब बच्चे क्या सोचते हैं ना कि अब जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी पढ़ेंगे, अब उसमें हमें +2 में पता था कि रेशियो 9:3:1 आती है, बट वो एक क्रॉस है ना, ऐसा नहीं है ना कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स आप लेके चल रहे हो उनका जीनोटाइप क्या है, उसके हिसाब से आगे रेशियो आती है, ठीक है ना। अब देखो मैंने सेम ही क्वेश्चन था, अब आपको पहले ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्रॉस किसके बीच में है। अब ये अब आप ना, मतलब एक कहते हैं ना अनकॉन्शियस मेमोरी में चला जाना चाहिए कि जब दो हेट्रोजाइगस हैं तो 3/4 1/4 रेशियो आती है, ठीक है। और एक चीज होती है, एक हमने ये फिनोटाइप की बात करी है, जैसे अगर कहीं पे हमें जीनोटाइप्स भी आगे निकालना आएगा। अब जीनोटाइप में क्या है, अगर आपने ये क्रॉस कराया है तो कैपिटल टी आने के चांसेस है 1/4, कैपिटल टी स्मॉल टी आने के चांसेस हैं 1/2, और स्मॉल टी आने के चांसेस कितने हैं, 1/4। जीनोटिपिक रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग, फिनोटिपिक इज अ डिफरेंट, देखिए चार है, चार में से एक कैपिटल टी है, चार में से दो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 2/4, एक स्मॉल टी है। तो जीनोटिपिक भी आपको ध्यान हो, फिनोटिपिक भी ध्यान हो, ठीक है। तो एक तो हमारा इस टाइप का आपको, देखो मेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले आपको क्रॉसेस करने आने चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस का, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसके अंदर हम एट ए टाइम टू करेक्टर्स को लेके चलते हैं, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसके अंदर आप एट ए टाइम टू करेक्टर्स को लेके चल रहे हो। थ्रू आउट जेनेटिक्स होता है क्या है, आप जो करेक्टर्स को पढ़ रहे हो बस आप सोचते हो कि बस वही है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको अलग अलग नाम देने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या नोटेशंस होती हैं। एक तो नोटेशन क्या, आप एलील की नोटेशन जैसे क्या होती है, एक तो आप क्या लिखते हो, कैपिटल और उसी का स्मॉल लिख देते हो। एक नोटेशन क्या होती है, A+A। जो A+ है वो वाइल्ड टाइप होता है, मतलब नॉर्मल एलील होती है, और ए जो होती है वो म्यूटेटेड वाली होती है। ये नोटेशंस होती हैं। कुछ जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डोमिनेंट कैपिटल में, रिसेसिव स्मॉल में, क्योंकि छोटी क्लासेस में बच्चों को यही बताया जाता है। ए क्या होता है, जैसे मैंने लिखा A+, वो नॉर्मल वाली एलील है, लेकिन जो स्मॉल है वो कौन सी एलील है, म्यूटेटेड वाली, ठीक है। अब जैसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो जैसे इसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल हम क्रॉस कराते हैं किसके बीच में, राउंड येलो, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है और येलो डोमिनेंट है। और दूसरा क्रॉस हमने किसके बीच में कराना है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब राउंड येलो का क्या है, जैसे मान लो आपने यहां पर, अब एक खास बात क्या है ना, दोनों जिन भी करेक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हो, शेप को कंट्रोल करने वाली जीन अलग क्रोमोसोम पे है, और सीड के कलर को कंट्रोल करने वाली जीन अलग क्रोमोसोम पे है, ठीक है। जैसे आप इसको दिखाओगे ये कैपिटल आर, और इसको आप क्या दिखाओगे, कैपिटल वाई, ठीक है। क्योंकि मैंडल ने ना लिंकेज को भी एनकाउंटर नहीं करा था, बाय चांस उसने जो भी क्रॉसेस कराए या जो भी उसने करेक्टर्स को स्टडी करा, उसको कंट्रोल करने वाली जीन्स कहां पर थी, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर,
ठीक है, रिंकल्ड में क्या लिख दूंगा, स्मॉल आर, और ग्रीन को मैं कह दूंगा स्मॉल वाई। इसको मैंने लिख दिया स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब देखो यहां से जो गैमिट बनेगा उसमें क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है ना, क्योंकि जो दो पेयर हैं, जैसे ऑब्वियसली ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि दोनों आप एक कोई उठा लो। इधर से जो गैमिट बनेगा उसमें क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब आप ये दोनों जब क्रॉस होगा तो क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और ये कौन सी जनरेशन है आपकी, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, ऑल विल बी राउंड एंड येलो, ऑल विल बी राउंड एंड येलो, ऑल विल बी राउंड एंड येलो। क्योंकि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। अब ये जो F1 जनरेशन आई है, अब यहां पर कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे यहां पर, ये जो मेरे पास F1 जनरेशन आई है यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। क्योंकि हमारे पास अब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बताओ यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। हाँ, क्योंकि क्या होगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यही तो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कि जो एक एलील का पेयर है, जैसे एक एलील का पेयर का मतलब आप कैपिटल आर स्मॉल आर बोल रहे हो, ठीक है, इसकी असॉर्टमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वन पेयर के अंदर जो एलील है वो जो अलग हो रही हैं या सेग्रीगेट हो रही हैं, उसका दूसरे पेयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। यही तो क्या आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आप कब करते हो, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो दोनों लॉ हैं वो तो मोनो हाइब्रिड पे भी एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ की बात आप कब करते हो, जब जिन करेक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हो वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर क्या पूछते हैं वो आपसे, जैसे कई बार ना आपको एक जीनोटाइप गिवन होगा और वो आपसे टाइप ऑफ गैमेट पूछेगा। ठीक है, जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स यहां पर लिखता हूं। मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मालूम में लिखा स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर मैंने लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ एफ। ठीक है, हमें अलग अलग टाइप के जीनोटाइप दे रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, अब मुझे यहां पर डिफरेंट क्या दे रखे हैं उन्होंने, जीनोटाइप्स दे रखे हैं, और वो मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि बताओ कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, मुझे यहां पर क्या बताने हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स पर बनेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जैसे अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है, तो इस केस में कितने गैमेट बनेंगे, इसमें बनेंगे आपके 4। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, अब यहां कितने बनेंगे,
बताओ, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे? हम्म। 12 कैसे? देखो ना, इसको कैसे हम करते हैं। आपको क्या देखना होता है, जैसे मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल है या ये कैपिटल बी स्मॉल बी है। आपने ये देखना है कि हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। जैसे अब कैपिटल ए स्मॉल है तो यहाँ पे टू, कैपिटल ए भी आ सकता है स्मॉल ए भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटियां हैं। इधर भी दो पॉसिबिलिटी है, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। इधर अब टू पॉसिबिलिटी हैं, इधर भी टू है इधर भी टू है, तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 8। इधर अगर मैं देखूं, टू, इधर भी टू, अब इधर स्मॉल सी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा? 8। इधर अगर हम देखें, टू, टू, वन, वन, टू, टू, तो यहाँ के आंसर आ गया आपका 16। मतलब आपने ना हेट्रोजाइगोट देखने हैं कितने हैं। इधर क्या है? 2 × 2 × 2 कितने हो गए यहाँ पर? 7। 2 की पावर 7 कितना होगा? 128। आपको सिंपली यहां पर क्या याद रखना है कि 2 की पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, कि वहां पर हेट्रोजाइगोट कितने हैं। जैसे अब देखो, आपने स्टार्टिंग में लिखा था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो वहां सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज ओनली कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखा तो एक ही टाइप का बनेगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस बना, तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है, यहां पे भी दो हैं, तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे आपके? 4 टाइप्स के। सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है कि 2 की पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, इसमें क्या निकालता हूं? टाइप्स ऑफ, कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स जो हैं वो आपके बनेंगे। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वो दे देते हैं ना, दे विल गिव यू द जीनोटाइप एंड दे विल आस्क यू कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस जीनोटाइप। ठीक है। तो आपने सिंपली फॉर्मल क्या लगाना है, और ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब जीन्स आपकी डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। जैसे अब देखो ना, एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, आपने आपने अगर जीन्स लिंक्ड है, लिंक्ड का मतलब क्या है? आपने मान लो ये केस बना दिया कि कैपिटल ए और कैपिटल बी सेम क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है। और सामने भी आपने स्मॉल बी दिखा दिया, तो यहां पर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका एप्लीकेबल नहीं होता। अब आपने ये इस टाइप का बना दिया ना कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पे है, उस केस में फिर आप ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब, मतलब मल्टीप्लाई तभी किया जाता है जब इंडिपेंडेंट होते हैं, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। वैसे भी प्रोबेबिलिटी के अंदर तभी आपका मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। आया समझ में ये कि नहीं? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी अभी हमने, क्योंकि लिंकेज का कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, वो बाद में आएगा। अब वो क्या होता है ना, द प्रेजेंटेशन, जैसे आपने कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा, तो यहां पर दो सिचुएशन है। या तो ऐसी सिचुएशन होगी कि कैपिटल ए, और या तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि जो हमने नॉर्मली पढ़ी है, कि कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। और दूसरी सिचुएशन कौन सी है? ये वाली जो मैंने ये लिखी है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये अगर जीन्स लिंक्ड है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो वैसे ही फेल हो गया, वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वही ना, आगे आप देखोगे मॉर्गन ने कुछ क्रॉसेस कराए, डायबिड क्रॉसेस कराए, बट जो रेशियो मेंडल लेके आ रहा था वो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो जीन्स लिंक्ड थी। ठीक है ना। जैसे अब हम बोलते हैं कि हमारा जो, हमारे अंदर अराउंड 30,000 जीन्स हैं। अब हमारा जो क्रोमोसोम 1 है वो सबसे बड़ा है। हमारे क्रोमोसोम 1 पे कितनी जीन्स होती हैं? जो आपका क्रोमोसोम 1 है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है ना, उसके ऊपर कितनी जीन्स हैं?
हमारे क्रोमोसोम 1 के ऊपर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो है 2968। तो ये लिंक्ड हुई ना सारी की सारी जीन, और सबसे कम जीन्स होते हैं क्रोमोसोम वाई के ऊपर, विच इज 231। सबसे कम जी कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं? वाई ऊपर। तो ये बड़ा आप ध्यान रखना था। अभी मैंने बताया ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द बेसिक थिंग। कई बार क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये सब चीजें जज करनी पड़ती हैं, कि जो क्रॉस है या कुछ रिजल्ट्स उसने दे रखे हैं, तो आपको सब चीजें जज करनी पड़ेंगी कि वो जीन्स जिसकी बात कर रहा है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर हैं। ठीक है। तो वन बाय वन यू विल कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स, बट अभी चलो आपको बेसिक पहले। अभी सिर्फ हम मेंडल एरा की बात कर रहे हैं कि मेंडल ने क्या किया था। ठीक है। तो मेंडल को लिंकेज एनकाउंटर नहीं कर पाया क्योंकि मेंडल ने जो भी क्रॉसेस कराए वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर थे। ठीक है। अब ये हमारी जनरेशन आई थी F1। अब हमें पता है कि अगर हमें F2 जनरेशन चाहिए तो हमें F1 की क्या करानी पड़ेगी? सेल्फिंग। मतलब ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया है, इसकी हमें क्या करानी पड़ेगी? सेल्फिंग। क्योंकि तभी हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी? F2। तो इधर से भी चार टाइप के गैप्स बन रहे हैं, इधर से भी। तो हमें जो नौ या अपने बड़ा भी हुआ है तो हमें ऐसे 16 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। चलो बनाओ आप, मैं भी बनाता हूँ। ठीक है। तो दोनों तरफ हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या शो करने हैं? गैमेट्स। तो ये हमने क्या बना दी? सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बने? 16 टोटल जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई। ठीक है।
बना ली सबने? ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको, एक तो हमें जीनोटिपिक रेशियो निकालनी होती है, एक फिनोटिपिक। अब फिनोटिपिक में तो आपको पता है कि जैसे अगर ए कैपिटल और एक कैपिटल आई होगा तो वो सही कैसे होंगे? राउंड येलो। मतलब मेरे को ये चाहिए कि एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो। ठीक है, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई तो राउंड एंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा तो रिंकल्ड येलो, और अगर स्मॉल वाई होगा तो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हो, जैसे ये इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको भी 1, 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 यहाँ भी 1, इसको भी 1, और इसको भी 1। तो ये कितने आ गए आपके? 9। जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई है उसको हमने नंबर दे दिया 2, इसको भी 2 दे दिया, और इसको भी 2 दे दिया, तो ये आ गए 3। अगर हम बात करें स्मॉल आर कैपिटल वाई की, तो इसको हमने नंबर दे दिया 3। ठीक है, तो ये भी आ गए 3, और स्मॉल वाई 1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:1। इसी तरह से अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो उसमें आपको सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखने पड़ेंगे। जैसे एक जीनोटाइप तो क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर दूसरा हम लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम लिखेंगे आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। टोटल ये 9 आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कैपिटल वाई है वो सिर्फ 1 है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे 2 है। कैपिटल वाई भी 2 है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितने आपके? कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 ही है। आर स्मॉल वाई ये 2 है। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये 1 है। स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 है। और स्मॉल वाई 1 है। तो ये टोटल 16 होने चाहिए। 1 + 2 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16। मतलब 4 जीनोटाइप ऐसे होते हैं जो 2 होते हैं, तो 2 × 4 8। 4 ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 ही है, तो वो हो गया आपका 8 + 4 12, और एक 4 होते हैं। अब देखो ना, अगर यहाँ पे आप रेशियो में देखो तो 1 वाले 4 हैं, जैसे 1 1 1 1, 4 ही हैं। 2 वाले भी 4 हैं, 1 2 3 4, और एक 4 वाला है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये टोटल कितने हो गए? 16। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप आए हैं वो कितने टाइप के आए हैं? 4। और जीनोटाइप कितने टाइप्स के आए हैं? 9। ठीक है, इसमें भी अभी हम एक जैसे एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले, अब देखो ना, ये भी जो रेशियो है इनको भी आप प्रोबेबिलिटी मान के चलते हो कि जब आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराया, तो 9/16 चांसेस हैं कि राउंड येलो आएगा। 3/16 चांसेस हैं कि राउंड ग्रीन आएगा। 3/16 चांसेस हैं कि रिंकल्ड येलो आएगा। और 1/16 चांसेस हैं कि रिंकल्ड ग्रीन आएगा। ठीक है, अब इससे जैसे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स,
और एक तरफ आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ठीक है। और देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि जो एन है, एन वन, और एन मैंने यहाँ पे लिखा टू। ठीक है। अगर एन वन है, एन मतलब मोनोहाइब्रिड, जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, फिनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर एन वन है तो जीनोटाइप आएंगे 3, फिनोटाइप आएंगे 2। अब मोनोहाइब्रिड में कितने जीनोटाइप आए थे? 3। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप कितने आए थे? 2, टोल या ड्वार्फ। अब यहाँ पे जीनोटाइप कितने हैं? 9। फिनोटाइप कितने आएंगे? 4। बट ये देखो, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब F1 में दोनों मतलब हेट्रोजाइगस में क्रॉस करा रहे हो। जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से कराना है, आपने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराना है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने अभी, चलो अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे मान लो मैंने आपको क्रॉस दिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को आप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराओ। अब इस इसमें थोड़ा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ऐसे मान लो मैंने दे दिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई को आप मान लो स्मॉल वाई से क्रॉस कराओ, तब थोड़ा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ऐसे अगर n3 है तो जीनोटाइप्स आएंगे 27, फिनोटाइप्स आएंगे आपके पास 8। ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपको ये दो क्रॉसेस दिए, आप मुझे इन दोनों केसेस के अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाल के दिखाओ। ये जो मैंने आपको दो क्रॉसेस दिए हैं, इसमें आप मुझे निकाल के दिखाओ कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या आएंगी। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आपकी क्या आएगी? करिए इसको कैलकुलेट। ठीक है। जैसे हम फर्स्ट वाला देखते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का किससे क्रॉस कराना है हमने? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो, इधर तो 4 टाइप के गैमेट ही बनेंगे, एक तरफ तो आप 4 टाइप्स के बना दो, क्योंकि यहाँ पर मेनली हमने टाइप्स देखनी होती हैं, और इधर सिर्फ 2 ही टाइप के बनेंगे। अब 2 बनाए थे, 4 बनाए थे। मतलब इधर हमें ये नहीं ना कि आप 4 टाइम्स बनाओ, सिर्फ 2 टाइप्स बनानी है। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर क्या बनेगा आपके पास? कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अब जीनोटाइप यहाँ पे देखें तो एक कैपिटल वाई कैपिटल वाई है, ये वन ही है, ये वन है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? आर कैपिटल वाई ये टू है। फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई ये वन है। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी वन है। स्मॉल आर कैपिटल वाई टू है। और स्मॉल वाई वन है। ठीक है। तो ये टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 8 ही बने ना। और अगर हम क्योंकि 2 4 + 4 8। और अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। तो 3 राउंड येलो हो गए, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। ये कैसा है आपका? राउंड ग्रीन, ये एक ही है, इसको हमने 2 नंबर दे दिया। रिंकल्ड येलो, ये 3 है, इन सबको आप 3 नंबर दे सकते हो। और एक कौन सा है? रिंकल्ड ग्रीन, इसको 4 नंबर दे दिया। तो मतलब 1 वाले 3 हैं और 3 वाले भी 3 हैं। तो मतलब यहाँ पे तो रेशो आ रही है 3:1:3:1। ठीक है। अभी देखो आगे ना हम एक और मेथड करेंगे जिसे बोलते हैं फॉकलाइन मेथड।
उससे हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका मैं आपको एक हिंट दे के बताता हूँ। जैसे आपने ना, आपने फॉर एग्जांपल मान लो कैपिटल आर स्मॉल वाई को आपने किससे क्रॉस कराना है, जो अभी हमने करा स्मॉल आर कैपिटल वाई से। मैंने आपसे पूछा कि जब हम ये क्रॉस करा रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास स्मॉल आर स्मॉल वाई आए। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक तो आगे हम सारा कुछ बनाएं, फिर उसके बाद निकालें। अब देखो इसमें क्या शॉर्टकट होता है, जो हम फोकलाइन मेथड वैसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर, हम दोनों का अलग अलग कराते हैं कि कैपिटल आर को आप स्मॉल आर से क्रॉस कराओ, तो बताओ स्मॉल आर कितने आएंगे। अगर मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करा रहा हूं, तो स्मॉल आर आने के चांसेस कितने हैं। क्या टू? चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो वही होगा ना, कैपिटल टी को स्मॉल टी से करा रहे थे, तो स्मॉल टी कितने आ रहे थे, 1/2, मतलब 2/4। तो स्मॉल आर आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। अगर मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराऊं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आने के चांसेस कितने हैं। अगर मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करा रहा हूं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आने के चांसेस कितने हैं। हम्म। 1/, कैसी बातें करते हो यार। अभी आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए थे, 3। मैं तो 4 दिन बाद पूछूंगा, फिर तो आप कहोगे सर आप हो कौन। मैंने आपको कहा ना, ये चीज आपके अंदर बस जानी चाहिए, बार बार ना बताना पड़े। कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया था। कैपिटल टी वहां पर हमें क्या चाहिए, वहां पर हमने क्या लिखा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कितने आए इसके अंदर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए, 2। 3 किस लिए बोले थे, 2 बोले थे, 3 भी आए थे ना। तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है ना उसने हमें क्या दिया है। तो आपको पता है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करा रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया ना, अल्फाबेट बदलते रहे, हमें बस ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है वो कितने आएंगे, 2/4। तो मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई आने के चांसेस भी कितने आए, 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ गया, 1/4। अब जो आपने ये करा है क्रॉस, इसमें आप मुझे बताओ स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं, जो हमने ये पूरा का पूरा करा है। इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं। हम्म। 3। कहाँ है 3 बताओ। मैंने सिर्फ क्या पूछा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कहाँ है तीसरा, कहाँ है मुझे दिखाओ। 2। टोटल कितने हैं भाई, ये टोटल कितने हैं, ये जो सामने लिखे हुए हैं, टोटल नंबर कितना है ये, 8। 2/8 कितना हुआ, देखो भाई आंसर आ गया। ऐसे थोड़ा करने बैठेंगे वहां पे, सब बनाएंगे फिर देखेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अभी मैं आपको एक फॉकलाइन मेथड सिखाऊंगा, उससे हम कोई भी जीनोटाइप हमें निकालने को दे। अभी तो हमने सिर्फ 2 डायहाइब्रिड की बात करी ना, ट्राई टेट्रा कुछ भी दे दे, जैसे वो कुछ भी लिख देगा, वो कहेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, उसने लिख दिया कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस कराओ, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी के क्या चांसेस हैं। अब इसके लिए ये थोड़ा है कि आप उतना सारा कुछ बनाओगे, आपने सबको अलग अलग लेके चलना है। ठीक है ना, वो करेंगे हम डिस्कस। अब देखो दूसरा जो मैंने आपको दिया था, ये तो सिंपली क्या है, इधर 4 टाइप के गैमिट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इधर तो 4 टाइप के आपने लिख दिए। और उधर सिर्फ आपने एक ही टाइप का लिखना है।
तो ऑब्वियसली कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो, स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन। तो इसमें तो जीनोटिपिक रेशियो भी मेरी 1:1:1:1 है, फिनोटिपिक रेशियो भी मेरी 1:1:1:1 है। तो ये तो टेस्ट क्रॉस ही हो गया ना। टेस्ट क्रॉस में देखो, हर एक चीज इस पे डिपेंड करती है पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कैसा है। ये नहीं ना कि हम हर एक केस में ये मान के चलें कि कैपिटल आर कैपिटल वाई है। ये ना कि कहीं भी डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, रेशियो 9:3:1 है, ऐसा नहीं है ना, क्रॉस पे डिपेंड करता है। वो मतलब जो आइडली या स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जो क्रॉसेस होता है वो हेटेरोजाइगस का ही लेके चलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसको हर जगह अप्लाई करो। ठीक है, तो ये चीज ना दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं आपस में क्रॉस करा रहा हूं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आना चाहिए। जैसे अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहा हूं, तो एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी स्मॉल टी। अब वो चाहे कैपिटल टी लिखे, कैपिटल ए लिखे, कैपिटल बी लिखे, कैपिटल सी लिखे, कुछ भी लिखे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात आती है तो 3/4 1/4। ठीक है ना। अब जैसे इसमें वो कोई और क्वेश्चन ऐसी, ये वाला जो अभी हमने करा है, अब इसमें जैसे वो कुछ कह देता कि मतलब राउंड और रिंकल्ड के क्या चांसेस हैं। अब आपको पता है कैपिटल स्मॉल आर आर को स्मॉल आर कैपिटल आर को स्मॉल आर से करा रहे हो, तो राउंड आने के चांसेस 1/2 हैं, क्योंकि दो राउंड आएंगे दो रिंकल्ड आएंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अगर मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करा रहा हूँ, तो रिंकल्ड आने के चांसेस 1/4 है, तो आंसर क्या है 1/8। तो आप बताओ जो हमने क्रॉस किया था उसमें उसमें राउंड और रिंकल्ड कितने थे। राउंड मतलब कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये देखो पूरे 8 के अंदर ये एक ही है, और कोई है राउंड और रिंकल्ड, एक ही है ना। जब हमने रेशियो भी लिखी है तो सॉरी, राउंड एंड ग्रीन, ये हमने किसके बारे में लिखा है, राउंड एंड ग्रीन। राउंड रिंकल्ड बोल रहा हूं मैं, राउंड और ग्रीन आने के चांसेस, तो राउंड और ग्रीन वन ही आया 8 में से। ये तो रेशियो में भी आपने रिफ्लेक्ट करा है। 3 कौन से हैं, राउंड येलो। 1 कौन सा है, राउंड ग्रीन। 3 कौन से हैं, रिंकल्ड येलो। 1 कौन सा है, रिंकल्ड ग्रीन। ये सिर्फ अभी हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं। वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्रॉसेस बदलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस वी विल डू। आगे आगे जैसे जैसे हम करेंगे, वो कुछ भी अल्फाबेट चेंज करता रहे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि होता है क्या, हम सोचते हैं कि यही अल्फाबेट्स हैं और यही हमने याद रखना है। ठीक है, देयर वे ऑफ प्रेजेंटिंग जीन्स विल डिफर। किसी ने किसी पे एक्सपेरिमेंट करा है, किसी ने कहीं किया, ये चीज़ें तो चेंज होंगी, बट द बेसिक जो थीम है या बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में, बेसिक ऑफ मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड। क्योंकि क्रॉसेस करने आने चाहिए पहले ना आपको। अगर आपको क्रॉसेस करने आएंगे तभी आप, हर जगह क्रॉसेस ही आने हैं। अभी आपने पेडिग्री पढ़ना है, एपिस्टेसिस पढ़ना है। अभी मान लो अभी हम मल्टीपल एलील्स का केस लेंगे, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है, तो हर जगह क्रॉसेस होते हैं। तो क्रॉस करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, बाकी फिर इसमें कल कंटिन्यू करते हैं।